नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण, जिसमें हम जानेंगे इस पृथ्वी पर ज्वालामुखी की जो प्रमुख पेटियाँ वो विश्व के किन किन भागों में अवस्थित हैं। कहीं कहीं एकत्रित रूप में हैं, कहीं बिखरी हुई अवस्था में हैं। विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी सक्रिय हैं ज्वालामुखी के दृष्टिकोण से। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि छिटपुट रूप में, जहाँ पर ज्वालामुखी की उपस्थिति पाई जाती है। आइए इन सारे क्षेत्रों को हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। यहाँ मुख्य तौर पर हम ज्वालामुखी पेटियों का वर्णन करेंगे तो 4 क्षेत्रों का हम वर्णन करेंगे। और माना जाता है कि विश्व में 4 ऐसे ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं जो कि पाए जाते हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं। क्रमशः इन ज्वालामुखी क्षेत्रों की हम बात करें तो सबसे पहले जो नाम निकल कर आता है उनमें पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी, जिसकी हम चर्चा करेंगे। उसके अतिरिक्त हम देखें मध्य महाद्वीपीय पेटी, साथ ही मध्य अटलांटिक पेटी को हम देखेंगे और अन्य बिखरे हुए ज्वालामुखियों का वर्णन करेंगे। तो 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे खलखो कोचिंग क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ नीचे दिए गए संपर्क नंबर से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे स्कूल के हों या कॉलेज के, तो आप हमारे खलखो क्लासेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर खलखो क्लासेस एंड्रॉयड ऐप या मोबाइल ऐप एजुकेशनल ऐप के नाम से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को अनिवार्य तौर पर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन का बटन अनिवार्य रूप से दबाएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैंने बताया, भूकंप का एक विश्व वितरण यदि हम देखें तो इसे मैं आपको मानचित्र के तौर पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ विश्व का एक मानचित्र बनाया गया है, जिसमें विशेष तौर पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, इटली ख़ास तौर पर, और फ्रांस, जर्मनी, और उसके अलावा भारत और इंडोनेशिया इत्यादि देशों को और महाद्वीपों को दर्शाया गया है। यहीं पर कहा जाता है कि ज्वालामुखी का विश्व वितरण पाया जाता है। आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, एक बिल्कुल पट्टीनुमा जो आकृति बनी हुई है विश्व के अलग अलग देशों में और महाद्वीपों में। यही दरअसल विश्व के प्रमुख वितरण क्षेत्र माने जाते हैं। और साथ ही आपको लावा पठार के रूप में कुछ स्थलाकृतियाँ दिखाई देंगी, और साथ ही प्लस के निशान में कुछ आपको क्षेत्र मिलेंगे जो कि ज्वालामुखी के विश्व वितरण क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मानचित्र के रूप में हम देखें तो उत्तरी अमेरिका का यह रॉकीज पर्वत श्रेणी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एंडीज पर्वतमाला। कहा जाता है कि ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो ज्वालामुखी के प्रधान क्षेत्र माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें अन्य क्षेत्रों की, तो बिल्कुल यूरोप महाद्वीप का हम देखते हैं लगभग उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग और मध्यवर्ती एशिया का क्षेत्र, जिसमें हमारे भारतवर्ष का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल है। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग, जो कि ज्वालामुखी के दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बिल्कुल एशिया का पूर्वी क्षेत्र और ख़ास तौर पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जहाँ पर जापान से लेकर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ढेर सारे देश हैं जो कि प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ये सभी मुख्य तौर पर कहा जाता है कि ज्वालामुखी के प्रमुख वितरण क्षेत्र माने जाते हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम कुछ सारणी और तालिका के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देखेंगे प्रशांत महासागरीय पेटी या प्रशांत परिमेखला को। कहा जाता है कि इसे सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट इसका अंग्रेजी नामकरण है।
कहा जाता है कि 486 सक्रिय ज्वालामुखी इस क्षेत्र में विश्व में पाए जाते हैं, जिनमें से 430 की संख्या इसी प्रशांत महासागरीय या परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। अगर इनके विस्तार की हम बात करें तो कहा जाता है कि इनका विस्तार पूर्वी एशिया से लेकर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया था, रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र और उसके साथ ही पूर्वी एशिया का क्षेत्र प्रशांत महासागरीय पेटी या प्रशांत परिमेखला के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस पेटी को फायर ऑफ रिंग कहा जाता है, अर्थात अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे मूल कारण ये है कि इस क्षेत्र में विश्व का 63% ज्वालामुखी पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी, और इसीलिए इसे हम अग्नि वलय या ज्वालामुखियों की प्रधानता के कारण फायर रिंग के रूप से जानते हैं। चलिए कुछ आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी। ज्वालामुखी के वितरण क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी का नाम निकल कर आता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है यह पेटी एशिया महाद्वीप के मध्य में तथा यूरोप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। साथ ही कहा जाता है कि इस श्रृंखला का आरंभ आइसलैंड से होता है। यहाँ से यह कनारी द्वीप की ओर जाता है। कनारी द्वीप की ओर आगे बढ़ने के पश्चात यह 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा है पश्चिमी द्वीप समूह शाखा और दूसरी परिप्रशांत पेटी। तो इस तरीके से मध्य महाद्वीपीय पेटी का 2 भागों में स्पष्ट विभाजन हो जाता है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे दोनों शाखाओं को। देखते हैं पश्चिमी द्वीपीय शाखा के बारे में। सबसे पहले कहा जाता है कि यह शाखा अपने चर्चित ज्वालामुखी हेतु जानी जाती है, अर्थात विश्व के सर्वाधिक चर्चित ज्वालामुखियों में से ज़्यादातर ज्वालामुखी इसी पश्चिमी द्वीप समूह शाखा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हवाई द्वीप समूह, जो कि ज्वालामुखी हेतु बेहद चर्चित माना जाता है, वो यहीं पाया जाता है। कहा जाता है विश्व के लगभग ज़्यादातर जागृत या एक्टिव वल्केनोज होते हैं, जागृत ज्वाला क्षेत्र है। मध्य महाद्वीपीय पेटी की एक दूसरी शाखा पाई जाती है, जिसे हम परिप्रशांत पेटी के नाम से जानते हैं। परिप्रशांत पेटी के बारे में कहा जाता है कि इस शाखा के अंतर्गत स्पेन और इटली से होते हुए काकेशस पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र शामिल किया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि यह क्षेत्र आर्मीनिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, साथ ही पाकिस्तान, बर्मा, मलाया, भारत इत्यादि देशों से गुजरती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्य महाद्वीपीय पेटी है, उसका विस्तार एक बड़े भूभाग पर पाया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कुछ चुनिंदा तथ्यों को ज्वालामुखियों से संबंधित, जो कि इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत है। कहा जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी की एक तीसरी शाखा भी पाई जाती है, जो कि कनारी से कैम्सन पर्वत की ओर चली जाती है। कहा जाता है भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी को इसी मेखला में शामिल किया जाता है। इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी का क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत स्ट्राम्बोली, विसुवियस और एटना नाम का बेहद चर्चित और संभवतः विश्व के सर्वाधिक चर्चित ज्वालामुखियों में इनकी गिनती होती है, ये आते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। ज्वालामुखी वितरण का तीसरा सबसे प्रधान क्षेत्र मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से जाना जाता है। इस पेटी के अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटक के सहारे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों का विस्तार पाया जाता है। कटक के अधिकांश भाग का जलमग्न होने के कारण दरारी उद्भेदन की यह क्रिया दिखाई नहीं देती है। जैसा कि आपको पता है, प्रशांत महासागर एक विशाल जल क्षेत्र है और यहाँ ज़्यादातर ज्वालामुखी क्रियाएं आपको स्पष्टता नहीं दिखाई देंगी, किंतु यहाँ दरारी उद्गार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। साथ ही कहा जाता है कि इस पेटी में आइसलैंड द्वीप ज्वालामुखी क्रिया का सबसे प्रधान क्षेत्र माना जाता है। उसके अतिरिक्त एक और तथ्य है, यहाँ लेज़र एंटिलीज़ तथा दक्षिणी एंटिलीज़
एजोर द्वीप और सेंट हेलेना द्वीप आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जो अपने ज्वालामुखी हेतु चर्चित माने जाते हैं। हम साथ ही देखेंगे कुछ अन्य ज्वालामुखी जो कि विश्व में बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। ये बिखरे हुए रूप में कौन कौन से हैं? तो कहा जाता है कि इन तीनों के अतिरिक्त महासागरों, महाद्वीपों तथा द्वीपों में भी कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे कि हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। उसके अतिरिक्त कमोरो, मॉरिशस और रियूनियन द्वीपों पर भी कुछ मात्रा में ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में रॉस सागर के तटीय भागों पर और एरेबुस तथा टेरर नामक जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र में अवस्थित हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं ज्वालामुखी की जो यह आकस्मिक भूगर्भिक घटना है जो पृथ्वी पर घटित होती है, इसका हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हानिकारक प्रभाव और लाभकारी प्रभाव दोनों को हम देखेंगे। यहाँ जैसा कि मैंने बताया था, हानिकारक और लाभकारी दो तरीके के प्रभाव पड़ते हैं जब ज्वालामुखी क्रिया इस धरातल पर संपन्न होती है। सबसे पहले हानिकारक प्रभाव की हम चर्चा करते हैं। कहा जाता है ज्वालामुखी उद्गार से उष्ण जलवाष्प और लावा और गैसें भूगर्भ से बाहर आती हैं, जो कि बेहद ही प्रलयंकारी दृश्य उत्पन्न करती हैं। एकाएक कहा जाता है जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके आसपास धरातल में जितने भी दृश्य वस्तुएं होती हैं नष्ट हो जाती हैं, एकदम से समाप्त हो जाती हैं। और साथ ही कहा जाता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार भारी मात्रा में होता है तो मानव जीव जंतु, मानव आवास, प्राकृतिक वनस्पति, लहलहाते खेत और अन्य मानव सभ्यता के समस्त प्रतीक होते हैं वो एकदम से ध्वस्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। साथ ही कहा जाता है कि जब बड़े मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से निकलने वाले राख व धूल से पूरे के पूरे नगर दबकर नष्ट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ज्वालामुखी के कुछ ऐसे प्रभाव जो कि लाभदायक प्रभाव माने जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार से नई स्थलाकृतियों की रचना होती है और साथ ही कहा जाता है कि इनमें से जल, औषधियाँ और खनिज पदार्थ इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। साथ ही कहा जाता है कि लावा का जब जमाव होता है धरातल पर तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि बेहद उपजाऊ होती है और आमतौर पर गेहूँ व कपास हेतु यह जानी जाती है। साथ ही कहा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा भूगर्भ से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उसके शंकु पर या छिद्र पर झीलों का निर्माण अक्सर हो जाता है, जिससे जल की प्राप्ति होती है। साथ ही कहा जाता है कि कुछ सीमित मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार से हमें भूगर्भीय इतिहास की भी एक बेहतर जानकारी प्राप्त हो पाती है। तो ये थे ज्वालामुखी के कुछ लाभदायक प्रभाव और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ख्याल रखिएगा।